दुर्गा, तूने एक मुसलमान को मेरे समाध पर लाकर मेरे स्थान को भ्रष्ट कर दिया है। मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। मैं तुझे शराप देती हूँ कि तू एक बार फिर नागिन का रूप इख्तियार करेगी और उस वक्त तक नागिन ही रहेगी जब तक कि ये दुष्ट मुसलमान जो नाग बनकर तुम्हारे पास बैठा है अपनी इंसानी सूरत में वापस आकर तेरा मुंह नहीं चूमता। दफा हो जा, आलोप हो जा। अंधेरे में मुझे उस बदरूह की डरावनी सूरत साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी बद्दुआ पूरी करके फौरन ही गायब हो गई। मुझे अपने पहलू में जहाँ नागिन दुर्गा बैठी हुई थी एक झटका सा लगता महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो खौफ से कांप उठा। मेरे पहलू में अब दुर्गा नहीं थी बल्कि उसकी जगह नागिन कुंडली मारे बैठी थी और बार बार अपना सर जमीन पर मार रही थी। मुझे नागिन दुर्गा की औरत की आवाज आई, करमदाद, माता कंती ने मुझे धुतकार दिया है, मुझे शराप दिया है। अब मैं उस वक्त तक नागिन ही बनी रहूंगी जब तक कि तू अपनी इंसानी शक्ल में वापस आकर मेरा मुंह नहीं चूमता। अचानक मेरे मुंह से इंसानी आवाज निकली। मैं अपनी आवाज पर हैरान भी हुआ और खुश भी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, खुदा मुझे माफ कर देगा दुर्गा, मेरी वजह से तुम्हें। मैं अपना जुमला मुकम्मल न कर सका और अपनी आवाज सुनकर हैरान हो गया। नागिन दुर्गा भी सांप की शक्ल में मेरी तरफ देख रही थी। उसने अपनी औरत की आवाज में कहा, करमदाद, भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि तुम्हारी इंसानी आवाज फिर से वापस आ गई। अगर मुझ पर देवताओं का अजाब पड़ता है तो कोई बात नहीं, मैं इस मुसीबत को झेल लूंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम फिर से बोलने लगे हो। मैंने कहा, लेकिन दुर्गा, मेरे लिए ये बड़े दुख की बात है कि तुम फिर से नागिन बन गई हो, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा और जैसे ही इंसानी शक्ल में वापस आया तुम्हारा मुंह चूम कर तुम्हें भी इंसानी शक्ल में वापस ले आऊंगा। लेकिन दुर्गा, क्या इस तरह करने से तुम दोबारा औरत के रूप में वापस आ जाओगी? दुर्गा नागिन ने अपने मुंह से सिसकारी सी भरकर उदास लहजे में कहा, हाँ करमदाद, माता कंती ने जो कुछ कहा है ऐसा ही होगा, लेकिन तुम मुझे अपने साथ कहाँ लिए फिरोगे? तुम खुद सांप के रूप में हो। मैंने कहा, इस धरती पर और भी नाग नागिनें जिंदा रहती हैं, हम भी रह लेंगे, तुम घबराओ नहीं। मुझ पर किसी भी वक्त दौरा पड़ सकता है और मैं किसी भी लम्हे इंसानी शक्ल में वापस आ सकता हूँ। नागिन दुर्गा ने कहा, तुम माता कंती के शराप को नहीं जानते। वो अपने जादू से तुम्हें कभी इंसानी शक्ल में वापस नहीं आने देगी। मैंने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारी माता कंती की ऐसी की तैसी। नागिन दुर्गा ने रहम तलब लहजे में कहा, भगवान के लिए ऐसा न कहो, माता कंती शायद अभी यहीं होगी, चलो यहाँ से चले चलो। जब हम वहाँ आए थे तो मैं सांप के रूप में था और नागिन दुर्गा औरत के रूप में थी। अब जबकि हम वहाँ से वापस जा रहे थे तो दोनों नाग और नागिन के रूप में थे। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं बोल नहीं सकता था, अब मैं भी अपनी इंसानी आवाज में बात कर सकता था। खुदा जाने ये दुर्गा के अश्लोकों का या चिल्ले का असर था या क्या था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती के ये एक बात अच्छी हो गई थी। हम दोनों उसी तरह रेंगते हुए समाध के चबूतरे से उतरकर नागिन दुर्गा की झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। जिस तरह जंगल में नाग नागिन का जोड़ा रात को सैर किया करता है, हम नाग नागिन का जोड़ा ही बन गए थे। झोंपड़ी में पहुंचने के बाद नागिन दुर्गा चारपाई पर बैठ गई। मैं भी उसके पास कुंडली मार कर बैठ गया। नागिन दुर्गा के मुंह से जैसे एक आह निकली। कहने लगी, करमदाद, तुम मेरी खातिर अपनी जिंदगी क्यों मुसीबत में डालते हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से अपनी बीवी के पास चले जाओ। मैंने कहा, दुर्गा, तुम्हारी किस्मत मुझसे जोड़ दी गई है। तुम सिर्फ इस सूरत में औरत की शक्ल में वापस आ सकती हो जब मैं इंसान की शक्ल में वापस आ जाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही चलो। कोई पता नहीं कि मैं किस वक्त सांप से इंसान की शक्ल में वापस आ जाऊं। तब तुम भी अपनी असली शक्ल इख्तियार करके वापस यहाँ लक्ष्मणपुर में आ जाना। नागिन दुर्गा आह सी भर कर खामोश रही। मेरा ख्याल है उस वक्त रात के 2-2:30 बजे का वक्त होगा। मुझे नींद की हाजत नहीं थी। सांप के रूप में आने के बाद नागिन दुर्गा को भी नींद की जरूरत नहीं रही थी। कहने लगी, करमदाद, ऐसा भी हो सकता है कि तुम कभी भी इंसानी शक्ल में वापस ना आ सको। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा। मेरा इंसान और सांप के दरमियान का वक्फा लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं इंसान हूँ तो सांप के रूप में और अगर सांप हूँ तो इंसान के रूप में वापस न जाऊं। नागिन दुर्गा ने मायूस लहजे में कहा, नहीं करमदाद, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू देवी देवताओं और बदरूहों के शराब से वाकिफ नहीं हो। उनकी बद्दुआएं उनके मानने वालों को जरूर लगती हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी माता कंती की डरावनी बदरूह ने यह भी तो कहा था कि जब करमदाद इंसान की शक्ल में वापस आ जाएगा तो तुम्हें चूमने के बाद तुम भी औरत की शक्ल इख्तियार कर लोगी। नागिन दुर्गा बोली, ये उसने वैसे ही कह दिया था। मैं माता कंती की बदरूह को जानती हूँ। मुझे तो लगता है कि अब हम दोनों में से कोई भी इंसानी शक्ल में वापस नहीं आ सकेगा। मैंने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, अगर तुम समझती हो कि ऐसा ही होगा तो मैं तुम्हें इसे गलत करके दिखा दूंगा। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का अपने अल्लाह पर यकीन कामिल होता है। वो अल्लाह के सिवा और किसी को इंसान
इंसानों की किस्मत का मालिक नहीं समझता। हम यहाँ से भोपाल चलते हैं। मैं अपने दोस्त कमांडो मंजर खालिद से बात करूंगा, हम दोनों कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। नागिन दुर्गा ने कहा, जब तुम्हारी बीवी जमीला को मालूम हुआ कि तुम अपने साथ एक नागिन को भी लाए हो जो हकीकत में एक औरत है, तो तुम उसे क्या जवाब दोगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें अपनी बीवी से नहीं मिलाऊंगा, तुम मेरे साथ कमांडो खालिद की खुफिया कमीनगाह में रहोगी, हम उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे। नागिन दुर्गा ने कोई जवाब न दिया। मैंने पूछा, यहाँ से भोपाल कितनी दूर है और हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? नागिन दुर्गा कहने लगी, भोपाल यहाँ से काफी दूर है, यहाँ से हमें 2 बार गाड़ी बदलनी होगी। पहले हम नरसंगपुर जाएंगे, वहाँ से सागर पहुँचेंगे, सागर के स्टेशन से हमें भोपाल जाने वाली गाड़ी मिलेगी। ये तो वो सफर है जो इंसान करते हैं। हम सांप हैं, हम इंसानों की तरह न तो गाड़ी में बैठ सकेंगे न गाड़ियाँ रास्ते में बदल सकेंगे। मैंने अगर काफी जिंदगी नागिन की शक्ल में गुजारी है, लेकिन मैंने ये सारा वक्त जंगलों में बसर किया है। मैंने कहा, मुझे शहरों और रेलवे स्टेशनों में आने जाने का काफी तजुर्बा है। अगरचे इंसानों के दरमियान जाकर हमें हर वक्त अपनी जान की फिक्र रहेगी, क्योंकि सांप को इंसान अपना दुश्मन समझते हैं और देखते ही उसे मारने को दौड़ते हैं। लेकिन हम रात के वक्त सफर करेंगे और छुप छुप कर स्टेशन पर पहुंचेंगे और रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठने की बजाय डिब्बे की छत पर लेटकर सफर करेंगे। नागिन दुर्गा ने आह भर कर कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। झोंपड़ी के बाहर जंगल में अंधेरा था। अब हम दोनों ही अंधेरे में देख सकते थे। मैंने कहा, अगर हमें भोपाल जाना ही है और रात के अंधेरे में ही यहाँ से निकलना है, तो फिर सुबह का इंतजार करने की क्या जरूरत है? अभी रात बाकी है, अभी यहाँ से निकल जाते हैं। नागिन दुर्गा ने कहा, अभी निकल चलते हैं। मैंने पूछा, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर होगा? मैं तो एक ट्रक पर सवार होकर आया था। नागिन दुर्गा की आवाज में अब कुछ एतमाद सा आता जा रहा था। लगता था उसने अपनी बदनसीबी को कबूल कर लिया था। कहने लगी, यहाँ से एक नजदीकी रास्ता जंगल में से होकर रेलवे लाइन तक जाता है, वहाँ से स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है सुबह होने तक हमें कोई गाड़ी मिल जाए जो नरसंगपुर की तरफ जा रही हो। नागिन दुर्गा ने चारपाई पर बैठे बैठे एक निगाह चारों तरफ झोंपड़ी में डाली और चारपाई से उतरकर मेरे साथ जंगल की तरफ चल पड़ी। वो मेरे आगे आगे जा रही थी। चूंकि अब वो सांप के रूप में थी, इसलिए मुझे उसके जिस्म की बू बड़ी साफ साफ महसूस हो रही थी। इसी तरह उसे भी मेरे जिस्म की बू साफ साफ महसूस हो रही थी। नाग और नागिन एक दूसरे से चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, वो एक दूसरे की बू महसूस करके एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। उसे रेलवे लाइन तक पहुंचने के आसान रास्ते का इल्म था। जंगल में रात की तारीकी छाई हुई थी, लेकिन ये तारीकी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन रही थी। हमें सांप यानी नाग और नागिन होने की वजह से दरख्त झाड़ियां बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। नागिन दुर्गा बड़ी तेजी से जा रही थी। हम बड़ी जल्दी जंगल पार कर गए। आगे खुला मैदान आ गया जहाँ ऊंचा घास था। एक जगह गुजरने का रास्ता बना हुआ था। हम उसमें से होकर गुजरने लगे। घास का मैदान काफी लंबा चौड़ा था। काफी देर उसे पार करते लग गई। जब बाहर निकले तो दूर से रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती दिखाई थी। नागिन दुर्गा कहने लगी, ये सिग्नल की बत्ती रेलवे लाइन की है, हम उसी तरफ जाएंगे। थोड़ी देर में हम रेलवे लाइन पर थे और पटड़ी के साथ साथ शुमाल मशरिक की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक नहर का पुल भी आया। काफी कुशादा नहर थी। हम पुल के ऊपर से रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल गए। यहाँ से हमें दूर स्टेशन की रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं। नागिन दुर्गा ने कहा, ये बहुगंज का स्टेशन है, यहाँ से हमें नरसंगपुर जाने वाली गाड़ी मिल सकती है, लेकिन मालूम नहीं किस वक्त मिले। मैंने कहा, ये हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सी गाड़ी नरसंगपुर जा रही है? हम तो किसी से पूछ भी नहीं सकते। नागिन दुर्गा मेरे साथ रेंग रही थी। कहने लगी, तुम फिक्र न करो, ये मैं मालूम कर लूंगी। हम रेल की पटड़ी के साथ साथ चलते बहुगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ गए। प्लेटफॉर्म रात के वक्त खाली खाली था। ये मामूली सा स्टेशन था। करीब करीब कोई आबादी भी नहीं थी। दूर किसी गांव की इक्का दुक्का रोशनियां दिखाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म के शुरू में ही एक जानिब कोई स्टॉल था जो बंद था। हम स्टॉल की ओट में आ गए। नागिन दुर्गा कहने लगी, तुम इसी जगह ठहरो, मैं मालूम करके आती हूँ कि नरसंगपुर जाने वाली गाड़ी किस वक्त आएगी। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो बोली, तुम्हारा मेरे साथ जाना बेफायदा है। मैं हिंदी जबान भी पढ़ लेती हूँ, यहाँ हिंदी जबान ही चलती है। अगर किसी जगह हिंदी में गाड़ियों के आने जाने का बोर्ड लगा होगा तो मैं उसे पढ़ सकती हूँ। तुम यहीं छुप कर बैठे रहो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। वो चली गई। मैं स्टॉल की लकड़ी की दीवार के साथ लगकर बैठा रहा। वो मुझे ईंटों के प्लेटफॉर्म की धुंधली रोशनी में कुछ दूर तक जाती नजर आई, फिर निगाहों से ओझल हो गई। मैं उसी जगह बैठा उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। उसने काफी देर लगा दी। जब वापस आई तो उसके साथ ही दूर से रेलवे इंजन की सीटी की आवाज भी आई। नागिन दुर्गा कहने लगी, यही गाड़ी नरसंगपुर जाएगी। मैं स्टॉल की ओट से निकल आया।
नागिन दुर्गा ने कहा, हम इसी जगह छुप कर रेलगाड़ी का इंतजार करेंगे। हम प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर थे। यहाँ से प्लेटफॉर्म की ढलान उतरती थी और बहुगंज नाम का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा, यहाँ तो इंजन आकर रुकेगा, हमें दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर जाकर मुसाफिरों के डिब्बे की छत पर चढ़ने की कोशिश करनी होगी। वो बोली, ये मुसाफिर ट्रेन है, काफी लंबी होगी, हम यहीं से इंजन के साथ वाले डिब्बे पर चढ़ जाएंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर उसकी धमक हमें साफ महसूस हो रही थी। इंजन की लाइट रोशन थी। ये रोशनी आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर वो हमारे करीब से गुजर गई और थोड़ा आगे जाकर इंजन रुक गया। ट्रेन भी रुक गई। डिब्बों में रोशनी थी मगर तकरीबन सभी मुसाफिर सो रहे थे। नागिन दुर्गा ने कहा, मेरे साथ आओ, हम प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर इंजन के साथ वाले डिब्बे की छत पर चढ़ेंगे। मैं उसके पीछे रेंगने लगा। हम बड़ी तेजी से प्लेटफॉर्म पर से गुजरकर ट्रेन के नीचे रेल की पटरियों में आ गए। यहाँ से हम पटरी की दूसरी तरफ गए और एक पहिए पर से होकर डिब्बे की अकबी दीवार पर से रेंगकर डिब्बे की छत पर आ गए। मैंने नागिन दुर्गा से पूछा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि नरसंगपुर का स्टेशन आ गया है? वो कहने लगी, मैं नरसंगपुर के स्टेशन को भी पहचानती हूँ, मैं वहाँ कई बार जा चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद इंजन ने सीटी बजाई और हल्के से धचके के साथ ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन बाकी सारी रात और दूसरा दिन भी चलती रही। शाम के वक्त जाकर कहीं नरसंगपुर का स्टेशन आया। इस दौरान हम डिब्बे की छत पर ही कभी बैठे और कभी लेटे रहे। हमें खाने पीने की उतनी हाजत भी नहीं थी। जब ट्रेन नरसंगपुर के करीब पहुंची तो नागिन दुर्गा ने उसकी इमारतों को पहचानते हुए कहा, करमदाद, नरसंगपुर का शहर आ गया है। मैंने कहा, खुदा का शुक्र है, अब यहाँ से हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी होगी? वो कहने लगी, सागर जाने वाली गाड़ी पकड़नी होगी। नरसंगपुर का स्टेशन बड़ा स्टेशन है, यहाँ से बड़ी जल्दी मालूम हो जाएगा कि सागर जाने वाली गाड़ी कौन सी है। नरसंगपुर के स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई तो हम एक दूसरे के आगे पीछे रेंग कर डिब्बे की दूसरी जानिब, यानी जिस तरफ दूसरा रेलवे ट्रैक था, उतर गए। ट्रेन लंबी थी और हमारा डिब्बा इंजन के साथ वाला डिब्बा था जो प्लेटफॉर्म के सिरे पर जाकर रुका था। यहाँ इक्का दुक्का मुसाफिर ही थे। हम दूसरी तरफ वाले रेलवे ट्रैक में कुछ दूर तक गए। नागिन दुर्गा उस स्टेशन को अच्छी तरह जानती थी। वो मेरी रहनुमाई कर रही थी। वो ऊपर से होकर दूसरे प्लेटफॉर्म के अकब में आ गई। यहाँ अंधेरा था और एक खाली डिब्बा लाइन पर खड़ा था। नागिन ने मुझे कहा, करमदाद, तुम इस खाली डिब्बे में बैठो, मैं सागर जाने वाली गाड़ी का पता करके आती हूँ। वो चली गई। मैं खाली डिब्बे में आकर स्टेशन के नीचे छुपने की बजाय सीट की खिड़की पर चढ़कर बैठ गया। यहाँ से मैं बाहर का नजारा कर सकता था। मेरे सामने रेलवे लाइन थी, उसके आगे प्लेटफॉर्म था जो बिल्कुल खाली था। उसके आगे फिर एक रेलवे लाइन थी और आगे एक और प्लेटफॉर्म था जिस पर हमारी गाड़ी आकर रुकी थी। काफी देर गुजर गई, नागिन दुर्गा वापस न आई। मैं भी फिक्रमंद हो गया कि उसे कहीं किसी ने कुचल कर मार न डाला हो, कहीं वो किसी शंट करते इंजन या डिब्बे के नीचे न आ गई हो। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। मैंने फजा में सूंघा, नागिन दुर्गा की बू एक जानिब से बराबर आ रही थी। इसका मतलब था कि वो रेलवे स्टेशन की हुदूद में ही है। इस बू से मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि नागिन दुर्गा जिंदा है या मर गई है, क्योंकि सांप जब मर जाता है तो उसके जिस्म से उस वक्त तक तेज बू निकलती रहती है जब तक कि उसका जिस्म बिल्कुल मिट्टी नहीं बन जाता। आखिर मुझे उसकी बू तेज होती महसूस हुई। वो मेरी तरफ ही आ रही थी। बू तेज से तेज तर होती जा रही थी। आखिर मैंने उसे सामने वाले खाली प्लेटफॉर्म पर तेजी से रेंगते और नीचे लाइनों में उतरते देख लिया। कुछ देर बाद वो मेरे डिब्बे में आ गई। मैंने कहा, तुमने बहुत देर लगा दी। मैं तो परेशान हो गया था। वो कहने लगी, जिस प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों के आने जाने का लिखा हुआ था वहाँ काफी लोग थे। मैं इंतजार कर रही थी कि लोग वहाँ से हटें तो मैं जाकर बोर्ड पढ़ूं। आखिर एक मुसाफिर ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। वो एक कुली से पूछ रहा था कि सागर जाने वाली गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। कुली ने कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। अब हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाकर किसी जगह छुप कर बैठना होगा, क्योंकि कोई पता नहीं ये गाड़ी कब आए, हो सकता है अभी आ जाए। मैंने पूछा, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ पर है? वो बोली, मेरे साथ आओ। हम खाली डिब्बे से उतर गए। रेल की पटरियों में से गुजरते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सिरे पर आकर एक लकड़ी के खोखे के पीछे छुप कर बैठ गए। ये बड़ी गनीमत की बात थी कि मेरी तरह नागिन दुर्गा का सांप का जिस्म भी 2-2.5 बालिश्त का था और उसका रंग भी खाकस्तरी था। हमें खास तौर पर अंधेरे में आसानी से नहीं देखा जा सकता था। हमें वहां से नंबर 2 प्लेटफॉर्म नजर आ रहा था।
जब वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी तो नागिन दुर्गा ने कहा, यही गाड़ी सागर को जाएगी, हमें इसकी पिछली तरफ से छत पर चढ़ना होगा। अगरचे प्लेटफॉर्म पर काफी रोशनियां थीं, ये बड़े शहर का स्टेशन था, इसके बावजूद प्लेटफॉर्म की रेलवे लाइनों में कहीं कहीं अंधेरा था और हम इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए इधर उधर से रेंग कर नंबर 2 प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के नीचे आ गए। ये ट्रेन का पिछला डिब्बा था। हम उसकी दीवार पर से होकर छत पर चढ़ गए। बैठने से हम ऊपर पुल पर से गुजरने वाले मुसाफिरों को नजर आ सकते थे, इसलिए लेट गए। मैंने नागिन दुर्गा से कहा, कहीं ये गाड़ी किसी दूसरे शहर को तो नहीं जा रही? उसने कहा, ये भोपाल को ही जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। सागर से भोपाल बहुत दूर है। रात भर ट्रेन सफर करती रही। रास्ते में स्टेशन आते, किसी स्टेशन पर ट्रेन ठहरती और फिर चल पड़ती। रात के पिछले पहर बारिश शुरू हो गई। हम बारिश में भीगने लगे तो नागिन दुर्गा ने कहा, शायद ये गार्ड का डिब्बा है, मैं नीचे उतर कर देखती हूँ, हो सकता है इस डिब्बे में हमें बारिश से बचने के लिए कोई जगह मिल जाए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तो फिर मेरे पीछे पीछे आना। ये कहकर नागिन दुर्गा डिब्बे की खिड़की की तरफ नीचे चली गई। मैं उसके पीछे था। उसने अपना सांप वाला सर खिड़की के शीशे के साथ लगाकर अंदर देखा। डिब्बे में रोशनी हो रही थी। उसने सर ऊपर कर लिया और कहने लगी, ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। अंदर एक औरत सीट पर सो रही है, दूसरी सीट पर कोई मर्द सो रहा है। डिब्बे में सिर्फ दोनों ही हैं। बारिश और तेज हो गई थी। मैंने कहा, ये खिड़की बंद है तो दूसरी खिड़की देखते हैं। हम डिब्बे के बाहर रेंग रहे थे। दूसरी खिड़की खुली थी। हम एक दूसरे के पीछे डिब्बे में दाखिल हो गए। ये बड़ा आरामदेह फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था जिसमें रोशनी हो रही थी। औरत और मर्द अलग अलग सीटों पर सो रहे थे। औरत ने सफेद चादर ऊपर की हुई थी। मैंने नागिन दुर्गा को सरगोशी में कहा, मर्द वाली सीट के नीचे घुस जाते हैं। जब बारिश थम जाएगी तो मौका पाकर वापस छत पर चले जाएंगे। हम सीट के नीचे घुसकर बड़े आराम से बैठ गए। वहाँ एक तो हल्का अंधेरा था, दूसरे किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। अगरचे उस इलाके में सर्दियों का मौसम नहीं था, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं थी जिसकी वजह से डिब्बा एयर कंडीशन नहीं था। यह एयर कंडीशनिंग उन दोनों ने बंद कर दी थी। दोनों नौजवान थे और मियाँ बीवी लगते थे। ये 2 सीटों वाला डिब्बा था। दोनों सीटों के दरमियान दीवार के साथ मेज थी जिस पर औरत का सिंगार बक्स, थर्मस और शीशे के 2 ग्लास और एक कप पड़ा था। सामने वाली सीट के नीचे एक चमड़े का बड़ा और एक छोटा सूटकेस भी नजर आ रहा था। छत पर गिरती हुई बारिश शोर मचा रही थी। कोई स्टेशन आया। ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ पटरियों को झनझनाती हुई वहां रुके बगैर गुजर गई। बहुत देर तक ट्रेन तेज रफ्तारी से चलती रही, फिर उसकी रफ्तार कम होने लगी। मैंने नागिन से सरगोशी की, मेरा ख्याल है कोई स्टेशन आ रहा है। वो बोली, हाँ, मगर ये भोपाल नहीं है। मुझे मालूम है भोपाल का स्टेशन कल दोपहर के वक्त कहीं जाकर आएगा। ये कोई अहम स्टेशन था। ट्रेन आहिस्ता हो गई और फिर रुक गई। रुकने से ट्रेन को हल्का सा धचका लगा तो नौजवान की आंख खुल गई। हम उस नौजवान की सीट के नीचे थे। हमें सीट के चरचराने की आवाज आई, फिर उसकी टांगे नजर आईं। वो सीट पर से उठकर दूसरी सीट पर सोई हुई औरत के पास गया और कंधे को हिलाकर बोला, बिमला, बिमला। नौजवान औरत उठकर बैठ गई। उसने खिड़की के शीशे में से झांक कर देखने की कोशिश करते हुए कहा, राकेश जी, कौन सा स्टेशन है? राकेश ने बाहर झांकते हुए कहा, मेरा ख्याल है लाइन की मुरम्मत हो रही है, ये कोई स्टेशन नहीं है। बिमला ने कहा, पानी देना थोड़ा, और वो बालों को दुरुस्त करने लगी। उसने शबखाबी का रेशमी गाउन पहना हुआ था। लड़का भी शबखाबी के लिबास में था। दोनों किसी पढ़े लिखे अच्छे घराने के लगते थे। राकेश ने थर्मस में से पानी ग्लास में डालकर बिमला को दिया। मैं और नागिन दुर्गा सीट के नीचे छुपे उन दोनों को देख रहे थे और खामोश थे। डिब्बे की छत पर बारिश की टप टप जारी थी, मगर मूसलाधार बारिश नहीं थी। इंजन के विसल की आवाज आई और ट्रेन चल पड़ी। नौजवान खिड़की में से बाहर झांक रहा था। दरियाए निर्बदा का जंगल लगता है। उसने खिड़की बंद कर दी और बिमला से कहा, तुम आराम करो, मैं भी सो जाता हूँ। भोपाल अभी बहुत दूर है। उसके इस जुमले से मेरी ढारस बंधी और खुशी भी हुई कि हम गलत ट्रेन में नहीं बैठे। ये ट्रेन भोपाल ही जा रही थी, मगर अभी तक मुझे अपनी बीवी जमीला और कमांडो खालिद में से किसी की बू नहीं आई थी। शायद हम अभी भोपाल से काफी दूर थे। बाहर से सिवाय ट्रेन के चलते पहियों की आवाज के और कोई आवाज नहीं आ रही थी। ट्रेन किसी वीरान जंगल में से गुजर रही थी। नौजवान राकेश भी अपनी सीट पर आकर लेट गया। लड़की बिमला ने भी चादर ऊपर करके पहलू बदल लिया था।
अभी ट्रेन ने पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। नागिन दुर्गा मेरे पास अपना सर कुंडल में छुपाए बैठी हुई थी। मैंने सर जरा सा उठा रखा था और सामने वाली खिड़की के शीशे को देख रहा था जिसमें कंपार्टमेंट की रोशनी का अक्स पड़ रहा था। मैं अपने इंसानी जहन से सोच रहा था कि भोपाल हम दिन की रोशनी में पहुंचेंगे। मुझे और नागिन दुर्गा को किसी जगह छुपकर रात होने का इंतजार करना होगा ताकि रात के अंधेरे में उसे लेकर कमांडो खालिद के खुफिया ठिकाने पर पहुंचूं। दिन की रोशनी में हमें लोगों से अपनी जान का खतरा था। मैं अपनी सोच में गुम था कि मुझे ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने बाहर की तरफ से दरवाजे को जोर से अंदर की तरफ खोल कर धकेला हो। गाड़ी के पहियों के शोर में ये आवाज साफ सुनाई दी थी। उसके साथ ही एक मर्द की करख्त आवाज आई, आ जाओ धनिया आ जाओ, साले सो रहे हैं। नागिन दुर्गा ने सर उठा लिया। मैंने सरगोशी में कहा, कोई डाकू लगते हैं। हमें सीट के नीचे से दो आदमियों की टांगे नजर आईं। उनकी आवाज से नौजवान राकेश उठ बैठा। कौन हो तुम? उसने रोब से पूछा। उसकी आवाज पर बिमला भी उठ बैठी और घबरा कर बोली, कौन हो तुम? इतनी देर में दोनों डाकू उनके सरों पर पहुंच गए थे। मैं और दुर्गा तेजी से रेंग कर सीट के आखिरी किनारे पर आ गए जहां से अपने सर निकाल कर डिब्बे का जायजा लिया। दोनों डाकू देहाती लिबास में थे। उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे। दोनों के हाथों में दो नाली बंदूकें थीं। एक ने बंदूक बिमला के सर के साथ लगा रखी थी, दूसरे ने नौजवान लड़की की गर्दन से बंदूक लगाई थी। जंजीर खींचने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। जेवर पैसा जो कुछ भी है निकाल कर रख दो, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।